देखिए क्वेश्चन, क्लास 12 बोर्ड यूपी 2025 फिजिक्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, पेपर सेट है 346 जेवी, यानी सेट नंबर 30 चौथा है। इसमें ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। पहले 2 नंबर आपको मिलेंगे ये थ्योरी लिखने के लिए कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, ये बताना होगा 1 नंबर। फिर इसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रमुख गुणों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो एक ये कितना हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर में न्यूमेरिकल है, ठीक। या फिर ये हो सकता है 1.5 नंबर का ये हो जाए, 1 नंबर का ये हो जाए, 2.5 नंबर का ये हो जाएगा पार्ट, और 2.5 नंबर में न्यूमेरिकल होगा। कैसे करना है देखो, जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम करा देते हैं आपको, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है यानी मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें जो समीकरण दिया गया है दोलन का, वो ये समीकरण दिया गया है। इक्वेशन जो दी गई है, दिया है, क्या है ये, बी वाई इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻6 साइन 2 इंटू 10⁻11t प्लस 300 पाई एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक। ये इक्वेशन आपको दी गई। पूछा क्या जा रहा है कि तरंग दैर्घ्य क्या होगी, वेव लेंथ पूछी जा रही है। इसके अलावा क्या पूछा जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र का समीकरण। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड का समीकरण है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमें लिख के बतानी है, ठीक है। इसके अलावा तरंग के संचरण की दिशा, डायरेक्शन भी बतानी है, ठीक। चलो, तो जो दिया फाइंड क्या करना है, पहला हमें लैम्डा जो कि क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन दी गई है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसकी तुलना करते हैं जो स्टैंडर्ड समीकरण है। समीकरण 1 की तुलना मानक समीकरण से करने पर, मानक समीकरण किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का। क्या मानक समीकरण है, बी वाई इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये हमारा मानक समीकरण है। इससे इसकी तुलना कर रहे हैं, तो क्या आएगा, बी नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, बी नॉट कितना आ जाएगा, 8 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला, क्या आएगा, टेस्ला, ठीक है। ये टेस्ला आ जाएगा। इसमें इंक खत्म, ठीक। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये आ गया। इसके अलावा क्या आएगा, ओमेगा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, ये जो टी वाला पार्ट है ये ओमेगा का है, ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। इसके बाद के का पार्ट इससे आ जाएगा, के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 300 पाई आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब हमें जो पहला फाइंड करना है, कि ये जो हमारे पास तरंग दैर्घ्य है, इसकी वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो, जो के होता है, के हमारे पास क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा होता है। क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई लेमडा होता है। यहाँ पर के की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो यहाँ से लेमडा निकाल लो। 2 पाई, इस के की जगह उठा के रख देंगे, 300 पाई, एक पाई से एक पाई कट गया, 2 से काटोगे तो बचेगा 150, इतना बचा 150 मीटर। यानी ये हमारा आंसर आ गया कि जो हमारे पास लेमडा है, जो वेवलेंथ है, वो 150 1/150 मीटर। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.0067 मीटर, या फिर हम इसको कह सकते हैं 0.67 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये वेवलेंथ हमारे पास निकल आई, क्या आ गई, वेवलेंथ। अब इसके बाद क्या फाइंड करना है, हमें वैद्युत क्षेत्र का समीकरण फाइंड करना है। तो सबसे पहले समीकरण के लिए क्या करोगे, ई नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, बी नॉट और सी, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बी नॉट की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी निकली है, ये है। सी हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, यानी प्रकाश की चाल। बी नॉट कितना है, बी नॉट की वैल्यू ये है
10 की पावर -6, ठीक। -6 है कि +6 है? ये -6 है, ठीक। इसके बाद ये क्या है हमारे पास, सी स्पीड ऑफ लाइट है, वो कितनी है? 3 × 10 की पावर 8। ये हमें याद होना चाहिए, बाकी पेपर में दिया होता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। यहाँ पर 10 की पावर -6 है, यहाँ पर प्लस है, तो बचेंगे कितनी? 2। जो 2 बची वो यहाँ लिख दो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से हमारे पास ई नॉट निकल आया, ठीक। सिंपल सा ई नॉट निकल आया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास इक्वेशन है, विद्युत क्षेत्र लिखोगे, विद्युत क्षेत्र का समीकरण, का मानक समीकरण, का समीकरण, ये क्या होता है? E इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक। साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, E इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू अभी आपने निकाली, कितना है? 2400 साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा की वैल्यू ये है 2 × 10 की पावर 11, टी लिख दो, प्लस के की वैल्यू कितनी है? 300 पाई एक्स आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास समीकरण भी बन गया। क्या बन गया? समीकरण बन गया। तो ये का आंसर ये रहा पहला, दूसरा आंसर ये रहा। अब इसने पूछा है कि जो इसका मूवमेंट हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो याद रखना, ये हाथ लेना है राइट हैंड, ठीक। जहाँ पर ये हमारी उंगली जो है मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, ये हमारे पास वेवलेंथ के मूवमेंट को बताएगी, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी। बात समझे? ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी, ये मूवमेंट को बताएगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगी। यहाँ पर जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड वाई, ई वाई बी वाई का मतलब है कि वाई डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में है। तो हमें ये उंगली ऊपर रखनी है, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऊपर है। जब मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जेड एक्सिस पे होगा। और ये जो मूवमेंट होगा वो कहाँ पे होगा? मूवमेंट हमारा निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो 3 डायरेक्शन होती है, एक डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है, और ये जेड मान लेते हैं, ठीक। एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है? बी। बी मतलब मैग्नेटिक, बी वाई। अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ऐसे, तो ये इसका जो मूवमेंट है वो किस तरफ होगा? ये एक्स की पॉजिटिव है तो ये एक्स की निगेटिव है, और ये जो उंगली है बाहर की तरफ है। तो ये हमारे पास क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और यहाँ पर जो आएगी वेव का संचलन आएगा। ये क्या है? एक्स का निगेटिव। बस याद रखना है कि जो इसका वेव का संचलन होगा, जो शब्द लिखा हुआ है तरंग के संचलन की दिशा बताओ, तो तरंग के संचलन की दिशा क्या होगी? निगेटिव एक्स एक्सिस। कैसे पता चला? राइट हैंड यूज करेंगे। ये जो उंगली हमारे पास है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, ये जो हमारे पास है ये वेव के संचलन की दिशा बताएगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जब हमने ऐसे लगाया तो वेव ऐसे की, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ गया, और वेव का जो मूवमेंट है वो इस तरफ गया। तो यहाँ पर बताएंगे तरंग के संचरण की दिशा दिशा निगेटिव एक्स एक्सिस होगी। बस इतना लिखना है। तो ये पूरा नंबर आपको मिलेगा 5 नंबर। 3 नंबर में न्यूमेरिकल मान लो, या फिर 1 नंबर की ये हो जाएगी, 1.5 नंबर की ये, बाकी 2.5 नंबर में। या तो ये 3 में नंबर का न्यूमेरिकल मिलेगा, या फिर 2.5 नंबर, इससे कम मिलने वाला नहीं है। देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कहीं पर डाउट हो तो पूछ लो। ये संचलन लिखा हुआ है, ठीक है, की दिशा। चलो फिर मिलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो, ठीक। बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में 1 नंबर आपको मिलेंगे वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, जो 2 नियम है, पहला वोल्टेज नियम और दूसरा करंट नियम, धारा का नियम, दोनों लिख दोगे मिल जाएगा। अब इसके बाद 2 नंबर में आपको न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है कि इस पे पॉइंट बी पे कितना पोटेंशियल होगा, कितना विभव होगा, और पॉइंट डी पे कितना विभव होगा ये बताना है पहले तो, फिर उसके बाद I1 और I2 की वैल्यू क्या है ये बताना है। कैसे करोगे देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, किरचॉफ के नियम के हिसाब से, किरचॉफ का जो करंट का नियम है, किरचॉफ करंट लॉ, सी का मतलब है करंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है धारा। इस नियम के अनुसार क्या होता है, इसके अनुसार ये होता है, किसी भी पॉइंट से, कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट से जितनी करंट जा रही है, जितनी करंट आ रही है, दोनों बराबर होती है। समझे, इस पॉइंट से जितनी करंट जाएगी उतनी करंट वापस आएगी। या तो ये होता है कि इस पॉइंट से हमारे पास मान लेते हैं कि आई करंट निकली, ये जो करंट आई है वो यहाँ पहुँच गई, इस पॉइंट पे पहुँची ए पे करंट आई है, ये करंट I1 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, प्लस I1 के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हुई, दूसरा क्या I2। तो या तो ये कह सकते हो, जितनी करंट हमारे पास किसी पॉइंट से निकलती है तो उस पॉइंट की शाखाओं में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। ये डिपेंड किस पे करता है कि जिसका रेजिस्टेंस कितना है उसी पे डिपेंड करेगा। जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसकी करंट उतनी कम होगी, ओम के नियम से। तो यहाँ पर जो करंट हमारे पास आई निकली है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हुई, I1 और I2 पे। ठीक है, अब यही करंट हमारे पास घूम के वापस आएगी और यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, एक तो नियम ये होता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। दूसरी बात, ये क्वेश्चन जो है व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कैसे पता चला, अगर हमारे पास ये डिवाइड बाई ये डिवाइड बाई ये, या तो ये कह सकते हो इनका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई, अगर ये बराबर आता है तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम देखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, ब्रिज को मतलब संतुलन की सेतु। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु कह सकते हो, ब्रिज को सेतु कह सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या है 2 डिवाइड बाई 3, यानी ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये वाला रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए ये रेजिस्टेंस, यानी 4 डिवाइड बाई 6, इसको काटोगे कितना आ जाएगा 2/3। तो ये क्या है, संतुलन की स्थिति में है, संतुलन की स्थिति। अगर संतुलन की स्थिति होती है तो क्या होता है, संतुलन की स्थिति में ये होता है कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा होता है, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा होता है वो रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, मतलब कोई काम का नहीं रहता। फिलहाल यहाँ पर पोटेंशियल लगा है, ये संतुलन है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर होगा। समझ गए, संतुलन की स्थिति में है, इसलिए पोटेंशियल जो हमारे पास VB बराबर आएगा VD से। क्यों आया, क्योंकि ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर ये बन जाएगी। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करना है, अब हमारे पास एक लूप ये लेनी है, एक लूप ये लेनी है, 2 ही लूप में काम चल जाएगा। इन दोनों लूप को सेटिस्फाई करना होगा, उनसे 2 इक्वेशन बना लेंगे। उससे पहले क्या करना है कि जब ये व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में हो गया, ये और ये सीरीज में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट के लिए क्या करोगे, R इक्विवेलेंट के लिए करोगे, सबसे पहले हमारे पास 2 ओम का, 2 ओम और 4 ओम श्रेणी में है। इसके अलावा तथा में क्या है 3 ओम और 6 ओम भी श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में ये लिखने की जरूरत नहीं, लिख दिया हमने तो ठीक है, याद करने के लिए। अब यहाँ से इनका निकाल लो, यहाँ से पहले R1 निकाल लो। R1 कितना आएगा, इन दोनों का समेशन 2 + 4 बराबर आ जाएगा 6। R2 निकाल लो, R2 इन दोनों का समेशन सीरीज में सीधे ऐड हो जाते हैं,
3 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 9 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो वो 1/r, क्योंकि ये सीरीज में हो गए, इसके बाद जो बना क्या 6 ओम और 9 ओम, ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ का इक्विवेलेंट r मान लेते हैं। कैसे निकालोगे, ये दोनों पैरेलल क्रम में होंगे, 6 प्लस 1/9। तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 18, फिर यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, 5/18 आ जाएगा। तो यहाँ से r निकालो, कितना आ जाएगा, 18/5। इसको डिवाइड कर लोगे, कितना आ जाएगा, काटने के बाद आ जाएगा हमारे पास 5×15.6, ये 0.6 ओम आ गया। ये कब आया, ये जब आया हमारे पास, पहले इसको और इसको सीरीज में किए, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा, ये और ये सीरीज हुआ। फिर उसके बाद इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकला R1, ये, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकला R2, ये दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। तो ये समांतर क्रम का क्रम लगाया है, समांतर क्रम में है ये। ठीक है, इस वजह से ये यूज हुआ। तो यहाँ से हमारे पास ये निकला समांतर क्रम का। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर R इक्विवेलेंट हमको चाहिए, तो ये भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसको भी ऐड कर दो। इसलिए हमारे पास R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, R प्लस 0.4। R की वैल्यू अभी हमने निकाली है 3.6 प्लस 0.4, कितना आ गया, 4 ओम आ गया। यानी ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में जो R इक्विवेलेंट आया है वो 4 ओम आया हुआ है। क्या आया है, 4 ओम आया है। ये ओम है, ठीक है, ओम का सिंबल, ठीक, 4 ओम आया है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे सिस्टम में कितनी करंट बह रही है, उसके लिए बैटरी लगी हुई है। ये जो आई है ये निकाल लेंगे ओम के नियम से। किसका नियम यूज करेंगे, ओम का नियम। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि जो वोल्टेज होता है V बराबर IR, ये होता है। यहाँ पर वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट की बैटरी है, इज इक्वल टू करंट कितनी है, I है, और R की जगह क्या है, R इक्विवेलेंट लिख दो यहाँ पर, R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना है, 0.4 है। यहाँ पर देखो, ये तो 6 हमने लिखा था, ठीक, दिख रहा है यहाँ पे, ये 6 रहेगा, और यहाँ पर 6, और ये हमारे पास I हमको पता नहीं है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, I की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आ जाएगी, 6/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो ये आ जाएगा, फिर 0.5 आ जाएगा एम्पियर। यानी हमें ये पता चल गया कि जो करंट है, धारा है I, वो 1.5 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास तीसरी हो गई। इस वैल्यू को उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दो, समीकरण 1 से। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, I1 प्लस I2, इसका सम कितना आ गया, 1.5। ये क्वेश्चन नंबर 4 बन चुकी है हमारे पास, ये अब यूज होने वाली है। ठीक, I1 और I2 को हमने वैल्यू निकाल ली है, कितनी आई है, ये आई है हमारे पास 1.5 एम्पियर। अब सुनो, अब एक लूप ये बन रही है, पहली लूप, सेकंड लूप ये बन रही है, तीसरी भी बन रही, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको केवल I1 और I2 वैल्यू चाहिए और वोल्टेज चाहिए। तो लूप फर्स्ट यानी लूप फर्स्ट में किरचॉफ का वोल्टेज नियम यूज करेंगे, KVL का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या है, KVL का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें लूप देखो, अब इसमें क्या है, हम ये डायरेक्शन मान लेते हैं कि हमको ऐसे चलना है। तो किरचॉफ का वोल्टेज लूप नियम ये कहता है कि कोई भी क्लोज बॉडी हो यानी लूप हो, उसमें जो सम होगा वोल्टेज का वो 0 होगा, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, और ये जो करंट जा रही है वो ऐसे ही जा रही है। लूप कौन सी है, ABDA। लूप का नाम लिखना है तो लिख लो, ABDA, ये लूप है, इसमें किरचॉफ का वोल्टेज नियम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये करंट की डायरेक्शन और हमारे चलने की डायरेक्शन सेम है, करंट ऐसे जा रही ना, हम भी ऐसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2
I1, ये कैसे निकला, रेजिस्टेंस और करंट को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ओम के नियम से वोल्टेज हो जाता है, उसी से निकला। अब यहाँ पे देखो करंट हमारे पास ऐसे फ्लो होकर आ रही है नीचे की तरफ और हम ऐसे जा रहे हैं, यानी करंट और ये एक दूसरे के अपोजिट है। जब अपोजिट है तो माइनस का चिन्ह लगाओगे और ये कितना है 3 है, कितना है 3 है, और करंट कितनी है I2 है, कितना आ जाएगा 0, क्योंकि एल्जेब्रिक सम 0 होता है। एल्जेब्रिक का मतलब होता है अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन और बन गई, क्या बनी कि 2I1 इज इक्वल टू है 3I2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि I1 जो है हमारे पास 3/2 I2। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब इस इक्वेशन और समीकरण नंबर 1, 5 और 4 को सॉल्व करने पर, समीकरण 4 और 5 से वैल्यू पुट करो। I1 की जगह क्या रख दोगे 3/2, और यहाँ पर क्या है ये I2 हो जाएगा, I2 प्लस पहले से ही I2 है इज इक्वल टू क्या है 1.5 है। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ से I2 जब कॉमन ले लोगे, I2 कॉमन ले लोगे, एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, सॉरी 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे 1.5। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमारे पास I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 1.5 इंटू 2 डिवाइड बाई, इन दोनों का एडिशन 5 हो जाएगा, इसको काट दोगे पॉइंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 0.6 एम्पियर। तो एक तो वैल्यू पता चल गई कि जो I2 है वो हमारे पास 0.6 एम्पियर है, ठीक, ये 0.6 एम्पियर है, 0.6 एम्पियर देख रहे हो वहाँ पे, ठीक। इसके बाद देखो, अब इसके बाद समीकरण नंबर 5 से, इसमें देखो I1 इज इक्वल टू 3/2, I2 वैल्यू ये निकली है हमारे पास, कितना है 0.6, इसको काट दोगे 0.3 आएगा, बराबर हो जाएगा 0.9 एम्पियर, यानी I1 निकला 0.9 एम्पियर, आंसर है ये, एंड I2 निकला 0.6 एम्पियर, ये भी आंसर है, ये दोनों आंसर है, ठीक। ये सॉल्व हुआ यहाँ पर, दिख रहा है। अब सुनो, इसने पूछा है कि हमारे पास वोल्टेज भी बताना है, पोटेंशियल किसके बी और डी के बीच में, किसके बीच में, बी और डी के बीच में पोटेंशियल बताना है। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए हमारे पास देखो ये वाला सर्किट ले लो, बी सी डी, यानी जो पोटेंशियल बी पे होगा इन दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पे होगा, और इसके बाद इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। पॉइंट सी जो है वो अर्थ से कनेक्ट है, ये क्या है, इसका मतलब होता है जमीन से संपर्क, क्या होता है जमीन से संपर्क, इसका मतलब पॉइंट सी पे पोटेंशियल 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये अर्थ से संपर्क में है, कोई भी चीज अगर अर्थ के संपर्क में होती है तो वहां पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो इसका मतलब जो भी बी पे पोटेंशियल होगा, बी और सी के बीच पोटेंशियल होगा वो केवल बी पे पोटेंशियल होगा, जो सी और डी के बीच पोटेंशियल होगा वो केवल डी पे पोटेंशियल होगा, और ये दोनों पोटेंशियल आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसको देख लेते हैं, बताएंगे बिंदु सी जो है, बिंदु सी अर्थ से, अर्थ यानी पृथ्वी, पृथ्वी के संपर्क में है, इसलिए VBC जो है बराबर होगा VB के, एंड VDC बराबर होगा VD के। ये बात हमें याद रखनी है, ये समांतर क्रम है, ठीक। कैसे पता चला क्योंकि ये अर्थ के संपर्क में। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनके बीच पोटेंशियल निकालना है, तो VB कैसे निकलेगा, VB निकालोगे तो यहाँ पर करंट कितनी है I1 है, और रेजिस्टेंस कितना है 4 है। I1 की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.9 है, 0.9 है, और ये 4 है, कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा वोल्ट, क्या आ जाएगा वोल्ट आ जाएगा, ठीक। एक बात, अब हमें क्या निकाल VD निकाल लेना है, तो VD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें करंट कितनी है I2 है, I2 है, और रेजिस्टेंस कितना है 6 है। I2 की वैल्यू कितनी है 0.6 है, 0.6 इंटू 6 बराबर आ जाएगा 3.6 वोल्ट। तो ये दोनों बराबर निकल के आ गए, ठीक है।
अगर ये बराबर नहीं निकलते तब देखा जाता है आगे, फिलहाल तो निकलेगा बराबर। ये दो कंडीशन में होता है, पहला व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो दोनों जो में अपोजिट डायगोनल है उनमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा ये हमको दिया हुआ था कि ग्राउंड पे ये कनेक्ट है, इस वजह से यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा, इसलिए वहाँ यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VBC बराबर होगा B के, और यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VD के बराबर होगा। फिर हमने निकाल दिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है जितना समझाने में लगा है, जल्दी जल्दी करोगे आराम से हो जाएगा। 3 नंबर में होना चाहिए था पूरा, लेकिन ठीक है जितना है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई क्वेश्चन और नहीं आता तो टेलीग्राम में आके पूछिए, उसको हम जितनी जल्दी होगा सॉल्व करा देंगे। स्क्रीनशॉट थोड़ा सा अब ले लो, तो सारा क्वेश्चन आ रहा है इसमें। चलो बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन एक बच्चे ने टेलीग्राम में भेजा है, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ पार्ट जो है वो थ्योरी का है, जिसमें 1 नंबर की थ्योरी आपको लिखना है। किरचॉफ के नियम से आपको क्या बताना है, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बतानी है, सेतु की। इसके बाद जो न्यूमेरिकल है उसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रही है ये कितनी है, ठीक है। इसके अलावा बताया जा रहा है जो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, इस पर कोई विक्षेप नहीं हो रहा है। कोई विक्षेप नहीं होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो इसका मतलब ये जो सिस्टम हमारे पास है ये व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इससे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जी जो है गैल्वेनोमीटर में, ये गैल्वेनोमीटर है में कोई विक्षेप नहीं, कोई विक्षेप विक्षेप नहीं है, इसलिए क्या बताओगे कि हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है। क्या है? संतुलित है। देखो जब भी व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है, व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज अगर संतुलन में है तो उस केस में ये वाला हमारे पास रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये बराबर होगा ये डिवाइड बाई ये, यानी इन दोनों का रेशियो बराबर होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा यहाँ पर हमारे पास 3, यहाँ पर क्या है 4 इज इक्वल टू होगा R डिवाइड बाई 12। अब इसको सॉल्व करके यहाँ से R की वैल्यू निकाल सकते हो। तो R की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस प्रोडक्ट करो तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। ये R की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से काटोगे तो 3 बार में कट जाएगा, यानी R की वैल्यू हमारे पास 9 ओम आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 9 ओम आ जाएगी। ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 9 ओम का है, ठीक। ये पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाता तो एक आंसर ही हो जाता, फिलहाल ये आपको निकालना ही पड़ेगा। अब इसके बाद अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पर कोई भी क्षोभ नहीं हो रहा, तो ये और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये और ये सीरीज में हो जाएंगे, ठीक। अब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। अब इसमें बताओगे, देख लो 3 ओम और 9 ओम तथा 4 ओम तथा या फिर और किसमें है 12 ओम श्रेणी क्रम में है। किसमें है? श्रेणी क्रम में है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, ये और ये श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर हमारे पास जब निकालोगे R इक्विवेलेंट R1 इसको मान लेते हैं, तो इसको कैसे निकालोगे, 3 + 9 बराबर 12 ओम एंड ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा R2 इक्वल टू आ जाएगा इन दोनों का एडिशन 4 + 12। ये हमने माना है कि इन दोनों का जो श्रेणी क्रम में है तो वो जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो डायरेक्ट ऐड कर दिए जाते हैं। इस वजह से हमने दोनों को ऐड करके 12 निकाल लिया, इन दोनों को ऐड करके कितना निकल आएगा, 16 आ जाएगा, 16। ये कितना आ गया, 16 ओम, ठीक। अब देखो
अब इसका बताओ कि R1 और R2 यहाँ पर लग जाएंगे, यानी पूरा हमारे पास जो सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा वो सिस्टम ऐसे बन जाएगा। ये R1 ऊपर वाला हो जाएगा और नीचे वाला R2 हो जाएगा। ये R1 कितना है 12 है, ये कितना है 16 है। ठीक, समझ में आया? ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बैटरी कितनी लगी है 24 वोल्ट की, ये करंट हमारे पास फ्लो हो रही है। अब R1 और R2 किस में हो जाएंगे, पैरेलल क्रम में हो जाएंगे। यहाँ पर देख लो R1 और R2 समांतर क्रम में, पैरेलल क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में हो तो पूरे सिस्टम को जो इक्विवेलेंट होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2। R1 कितना है 1/R1 की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी निकली है 12 निकली है, प्लस R2 कितना निकला है, R2 कहाँ है 1/16 है। ठीक, अब इसको निकाल लो, यहाँ से 1 R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का जब एलसीएम लोगे तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 48, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12 चौक 48 और 16 48, कितना आ जाएगा 7/48 आ जाएगा। अब यहाँ से हम जब निकाल लेंगे R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास 48/7 ओम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 48/7 ओम आ गया, ये हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया। अब हमारे पास पूरा सिस्टम कैसे बन जाएगा, अब सिस्टम बन जाएगा जिसमें R इक्विवेलेंट होगा और एक बैटरी होगी। R इक्विवेलेंट कितना है, R इक्विवेलेंट हमारे पास है 48/7। ठीक, और यहाँ पर जो बैटरी है 24 वोल्ट की है और यहाँ पर जो करंट है वो I है। अब हमारे पास क्या है, इसमें करंट निकालनी है, तो ओम का नियम लगा दोगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से ओम का नियम लगाना है। ठीक है, ओम का नियम जब लगाओगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओम के नियम के हिसाब से बैटरी यानी वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज कितना है 24 है, करंट कितनी है, जो धारा है वो कितनी है, धारा हमारे पास निकालनी है, क्या निकालना है, धारा निकालनी है। और जो R इक्विवेलेंट है वो कितना है, ये है इंटू 48/7। तो यहाँ पर अगर ओम का नियम लगा रहे हो तो इसको हम I कर देते हैं स्मॉल और या R इक्विवेलेंट कर देते हैं। ठीक है, जिससे वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब इसको काटोगे, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 2, तो यहाँ से जब सॉल्व करके लाओगे तो I इज इक्वल टू आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 3.5 एम्पियर। यानी यहाँ पर जो हमारे पास धारा निकल के आ रही करंट वो 3.5 एम्पियर की आ रही है। कितनी आ रही, 3.5 एम्पियर। यही हमारा आंसर है। ठीक, तो इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक बच्चे ने भेजा था, अच्छा क्वेश्चन है। बस ये याद रखना है कि जब भी ये शब्द लिख के आ जाता है कि जो गैल्वेनोमीटर लगा है यहाँ पर कोई हरकत नहीं हो रही, कोई हरकत नहीं होने का मतलब कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है, कोई भी डेविएशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। जब ये करंट फ्लो नहीं हो रही तो ये कंडीशन हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई करेगी। उस केस में क्या होगा, ये डिवाइड बाई ये और ये डिवाइड बाई ये, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की जो कंडीशन होती है उसको रखोगे, फिर यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस निकल आएगा, फिर उसके बाद ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो निकलेगा और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन निकलेगा वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, उसका यूज करोगे तो यहाँ से R इक्विवेलेंट आपका निकल के चला आएगा, कितना आएगा, इतना आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास सर्किट ये बन जाएगा। फिर ओम के नियम का यूज करना, यहाँ से वोल्टेज करंट R इक्विवेलेंट रख के हमारे पास करंट आ जाएगी 3.5 एम्पियर। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाकी अपना सपोर्ट दो। कोई क्वेश्चन नहीं आता है टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन 2025 का पेपर है, फिजिक्स का, क्लास 12 है, बोर्ड है यूपी। क्वेश्चन नंबर 5 का गा है, पेपर कोड JB 346। इसमें क्वेश्चन 3 नंबर का है, जिसमें नाभिक की बंधन ऊर्जा 1 नंबर में आपको ये लिख के बताना है कि उसका क्या मतलब है, क्या अर्थ है। इसके अलावा नाभिकीय अभिक्रिया दी गई है। अब आपको पूछा जा रहा है कि इस नाभिकीय अभिक्रिया में उत्पन्न ऊर्जा की
गणना तो करना है लेकिन जूल में बताना है। किस में बताना है? जूल में, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं बताना है। इसके अलावा लिथियम का द्रव्यमान दिया गया है, हीलियम का द्रव्यमान दिया गया है, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। ये सब दिया हुआ है। ठीक, कैसे करोगे देखो। जो अभिक्रिया है उसको लिख लेते हैं। लिथियम 6 प्लस न्यूट्रॉन जाके बनेगा हीलियम प्लस 1 ड्यूट्रॉन। ये एनर्जी निकलेगी इसमें, जिसको हम कैपिटल क्यू से लिख रहे हैं। इसी क्यू को बताना है लेकिन जूल में बताना है। इन दोनों के द्रव्यमान को हम लोग m1 मान लेंगे, इनके द्रव्यमान को m2 मान लेंगे। दोनों के बीच का डिफरेंस जो निकलेगा वो डेल्टा m हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के द्रव्यमान को हम क्या मान लेते हैं? m1 मान लेते हैं, और इन दोनों के द्रव्यमान को क्या मान लेते हैं? m2 मान लेते हैं। और जो हमारे पास डेल्टा m आएगा, द्रव्यमान में जो हानि होगी, क्षति होगी, वो होगी m1 माइनस m2 कर लेते हैं। ये हमें निकालना है, m1 माइनस m2 निकालना है, जिसको क्वेश्चन नंबर 1 हमने दे दिया। ठीक, अब हमारे पास काम क्या है? सबसे पहले m1 निकाल लेते हैं। तो m1 जो आएगा वो कैसे आएगा? यहाँ पर m1 में लिथियम का द्रव्यमान कितना है? ये है 6.015126 U। ठीक, इसको AMU भी कहा जाता है। हीलियम, और सॉरी यहाँ पर क्या है? ये लिथियम है और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? ये है, लिखा हुआ है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो इसको लिख लो 1.0, जैसे बता रहे हैं ऐसे लिखोगे तो गलत नहीं होगा। 8665 U है ये, या MU कहा जा सकता है। एडिशन कर लो, कितना आएगा? 1 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 0 आएगा और 0.7 आएगा। फिर से एक बार देख सकते हो, क्योंकि ये गलत हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। सीधा सीधा लिखना है। 6 5 11 की 1, 7 6 2 8 1 9, 6 1 7, 8 5 13, 1 कैरी का, ये सब ये आ गया। ठीक, ये हमारा m1 आया है। क्या आया है? m1। इसको u भी कहे, AMU या EU कहे। इसके बाद क्या है? यहाँ पर निकाल लो m2। m2 में क्या है? हीलियम का द्रव्यमान कितना है? ये है 4.0020604 U। फिर उसके बाद हीलियम के साथ क्या है? ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है 3.016049 U है ये है। इन दोनों का एडिशन करोगे कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर हमारे पास 6 आएगा, ये हमारा 8 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये m2 आया है। अब हमें द्रव्यमान क्षति निकालनी है, जो कि ये है, इन दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे लिख दो डेल्टा m इज इक्वल टू, या फिर लिखो समीकरण नंबर 1 से ठीक। अब इसका यूज करो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? डेल्टा m निकालने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले m1 लिख दो 7.02379 ये लिखना जरूरी है ऐसे ही, जैसे जिससे दिक्कत ना हो हमको ना। 0729 ठीक है, ये u है। इसके बाद क्या हम माइनस कर देंगे? किससे माइनस करना है? माइनस हमें करना है m2 को। m2 कितना है? 7.018653 u। ये जो डिफरेंस निकलेगा वो डेल्टा m निकलेगा। देख लेते हैं कितना आएगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर 8 5 13, यहाँ 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। यानी जो डेल्टा m आया है वो कितना आया है? 0.005138 AMU आया है। क्या आया है?
0.05138 AMU, ये इसको U भी कहा जाता है, AMU भी कहा जाता है। अब आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एनर्जी, बिकॉज 1 U या इज इक्वल टू कितना है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, एनर्जी E इज इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, ये जो डेल्टा M निकला है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 931, तो ये हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएंगे। यहाँ से E इज इक्वल कितना आ जाएगा, डेल्टा M कितना है 931, सॉरी डेल्टा M ये है हमारे पास 0.05138, ठीक, इंटू 931, ये हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, क्या आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन इसका मल्टीप्लाई करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4.783478, ये किस में आएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। ये हमारे पास एनर्जी आ गई। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता कि एनर्जी बतानी है, तब तो आपका आंसर ये हो जाता, क्योंकि इसमें पूछा गया है एनर्जी उत्पन्न हो रही वो तो बताना ही है, लेकिन उसको जूल में बताना है, और ये आंसर हमारा किसमें है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको जूल में बदलना होगा। जूल में बदलने के लिए क्या करोगे, E इज इक्वल टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो लिख दो, ठीक। अब देखो मेगा को हटाओगे तो 10⁶ लगाना होगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे तो पावर 3 कम हो जाएंगी, ये कितना आ जाएगा 4.783478, और यहाँ पर क्या है 1.6 है, ये पावर प्लस की है, ये माइनस की, कितना बचेगा 10⁻⁻13, कितना बचेगा, ये आंसर हमारा किस में होगा, जूल में होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। 16 8 कितना होता है, 126, कितना होता है, अच्छा 48 8 128, 16 8 कितना होता है 128, कैरी 8 आ जाएगा, कैरी गया है 12, 16 सत्ते होता है 112, 112 में जब आप 12 ऐड करेंगे 24 आ जाएगा, फिर 16 चौको 64, 64 और 12, 64 12 हो जाएगा 78, 64 12 हो जाएगा 76, 6 आ जाएगा, फिर 16 48, 48 और 7, 48 7 हो जाएगा 55, 48 7 55, ठीक है। फिर 128, 28 और 5 33, 112 12 और 13, 12 और 13 हो जाएगा 112 और 13, 125 के लिए 5, फिर उसके बाद 16 चौको 64, 64 और क्या हो जाएगा 16 चौको 64 और 64 और 12, 64 12 हो जाएगा 78, कितना हो जाएगा 78। पॉइंट कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो यहाँ पर लगाओगे, और ये पॉइंट एक लगा हुआ है इसके बाद भी, तो ये वाला पॉइंट यहाँ लाओ, तो ये कितना आ जाएगा इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो ये हमारे पास जो फाइनल आंसर है E इज इक्वल टू कितना है 7.853564 इंटू 10⁻⁻13 जूल, जो क्योंकि हमसे आंसर जूल में पूछा गया है, इस वजह से ये आंसर माना जाएगा। अगर आप ऊपर वाला निकाल के आते हो तो आपके नंबर कट सकते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं बताना है, जूल में बताना है, तो ये हमारा आंसर आएगा। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। एक बार इसका आंसर मिला लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 16 8 128, 28 कैरी 8 गया, कैरी गया 12, 16 7 112, 12 और 12 24 हो जाएगा, ठीक है। 16 चौको 64, 64 और 12 कितने हो जाएंगे, 64 और 12 हो जाएंगे
64 12 हो जाएगा 76, कैरी गया 7, 16 से 48 5 55 हो जाएगा, 48 7 55 हो जाएगा, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा 128, ये भी ठीक है। 16 12 हो जाएगा, 12 12 24 हो जाएगा ना। फिर उसके बाद 64 64 और 12 होता है 76, ये 6 आएगा। यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा 7.6 आएगा ये। इसको देख लो, मिला लो, कैलकुलेशन कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.6535 इंटू 6 पावर ये सॉरी इंटू 10 की पावर -13 जूल आएगा, ठीक। ये मिला लो, ये मल्टीप्लाई करके निकलेगा रिजल्ट हमारा, इतना आएगा ये, ठीक है। इसको देख लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। सिंपल सी बात याद रखनी है कि हमें आंसर जूल में देना है, इस वजह से ऐसे करके दिखाना होगा। देखो हम एक एक स्टेप इस वजह से अलग अलग दिखा रहे हैं कि जिससे आपको इनको एडिशन करने में दिक्कत ना हो। M1 को हमने यहाँ निकाल लिया, M2 को हमने यहाँ निकाल लिया, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ निकाल लिया, फिर उसके बाद सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये दिया भी हुआ है, नहीं दिया हो तब भी याद होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद हमने इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाया, फिर इसको जूल में निकालना था, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई किया और ये आंसर हमारा आ जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो, ठीक, सबके लिए कोई भी बोर्ड हो। बाय। देखिए क्वेश्चन, देखो इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स दिए गए हैं, जिसमें से 2 नंबर की थ्योरी है जिसको हमने लिखा नहीं आता, 3 नंबर में न्यूमेरिकल है, वो पार्ट हम करा दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्लास 12 है, बोर्ड है यूपी, और ये पेपर का कोड मिला सकते हो, ठीक। क्वेश्चन देख लेना उससे। इसमें क्या है कि हमारे पास एक आदर्श ट्रांसफार्मर के विषय में बताया जा रहा है, उसमें कुंडलियों की संख्या जो दी गई है उनका जो रेशियो है 10:1 है, ठीक है। और प्राथमिक कुंडली में जो धारा वोल्टेज है वो इतना है। देखो कैसे बनाओगे, सबसे पहले ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना लेना छोटा सा। ये हम ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना रहे हैं आपके लिए, ठीक। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा काम होगा, ये जो फेरे होते हैं इन्हीं को कुंडलियां कहा जाता है। यहाँ पर जो वोल्टेज है इसको प्राइमरी वोल्टेज कहते हैं, वीपी। यहाँ पे जो करंट है उसको आईपी कहते हैं, प्राइमरी करंट। यहाँ पर जो फेरों की संख्या, ये जो गुंडी लगी हुई है, ये एनपी है, यानी प्राइमरी में फेरों की संख्या, ठीक। क्या है, एनपी है, एनपी है, ठीक। इसके बाद देखो दूसरी तरफ फेरों की संख्या जो है, ठीक। ये हमारे पास यहाँ पे जो करंट आएगी वो क्या होगी, आईएस। आईएस का मतलब है कि सेकेंडरी में करंट, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज लगा हुआ है, जो वोल्टेज लगा हुआ है वो वोल्टेज वीएस है। वीएस का मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज। ये जो रेजिस्टेंस है वो आर है, आरएस, जो कि दिया हुआ है 220 वोल्ट का, ठीक। इसमें 220 ओम। यहाँ का जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, और जो एनपी, यहाँ पर जो फेरों की संख्या है वो एनएस है, ठीक। ये सब कुछ दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है कि ये करंट कितनी होगी, ठीक। उससे पहले हमें सबसे पहले वोल्टेज निकालना होगा। यहाँ का वोल्टेज जब निकल आएगा तो उसके हिसाब से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर कितनी करंट फ्लो हो रही, आईएस, ठीक। कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, आदर्श ट्रांसफार्मर हो या कोई सा भी हो, जो वोल्टेज होता है वो फेरों की संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी फेरों की संख्या होगी उतना ही वोल्टेज होगा, जितनी फेरों की संख्या होगी उतना ही वोल्टेज होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि वीपी यानी प्राइमरी वोल्टेज डिवाइड बाई सेकेंडरी में वोल्टेज का रेशियो जो होगा, प्राइमरी में फेरों की संख्या डिवाइड बाई सेकेंडरी में फेरों की संख्या। अब यहाँ पे देखो वीपी दिया हुआ है 220 वोल्ट, एनपी डिवाइड बाई एनएस ये दिया हुआ है, एनपी डिवाइड बाई एनएस, ये बोला है ना कि प्राथमिक और द्वितीयक में कुंडली की फेरों की संख्या का अनुपात कितना है, 10:1 है।
उसका भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ से Vp कितना है 220, Vs हमको पता नहीं है, Np और Ns का रेशियो दिया हुआ है 10/1, इससे इसको काट दोगे तो यहाँ से हमें पता चला कि जो सेकेंडरी में वोल्टेज है वो 22 वोल्ट है। कितना है 22 वोल्ट है, ये सेकेंडरी का वोल्टेज निकला है, ठीक 22 वोल्ट का है। अब सेकेंडरी में करंट कितनी है Is, सेकेंडरी में द्वितीयक में धारा, द्वितीयक कुंडली में धारा, तो इसके लिए क्या करोगे ओम का नियम लगाओगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम ये कहता है कि जो हमारे पास वोल्टेज होता है वो करंट और रेजिस्टेंस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, इसी का यूज करना है। तो यहाँ पर देखो किसकी निकालनी है, द्वितीयक की, तो वोल्टेज किसका होगा, द्वितीयक का होगा। करंट किसकी होगी, द्वितीयक की होगी, सॉरी वोल्टेज द्वितीयक का होगा इंटू Is, Is का मतलब है सेकेंडरी में करंट, और रेजिस्टेंस कितना है, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस जो कि दिया हुआ है। अब यहाँ पर Is निकाल सकते हो, Is मतलब सेकेंडरी में धारा, Vs कितना है, Vs हमारे पास है, Vs हमारे पास 22 वोल्ट, ये निकाला है हमने, और इससे हम डिवाइड कर देंगे 220। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर, क्या आ जाएगा 0.1 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जो सेकेंडरी में धारा है वो कितनी है 0.1 एम्पियर की है। अब इसके बाद क्या पूछा है, हमसे पूछा गया है कि प्राइमरी में कितनी धारा है, इसको बताना है। तो प्राइमरी के लिए प्राथमिक कुंडली में धारा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आईपी कहेंगे, क्या कहेंगे, आईपी कहेंगे। इसको निकालने के लिए वही सेम कहानी, जो वोल्टेज होता है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किस केस में, जब हमारे पास इसकी बात आती है ट्रांसफार्मर की, ये याद रखना है। ट्रांसफार्मर के केस में ये होता है कि पावर जितनी इनपुट है उतनी आउटपुट है। तो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है क्या, वोल्टेज इंटू करंट, तो ये पावर होती है। तो अगर जितनी वोल्टेज यहाँ से, जितनी पावर यहाँ से जाएगी उतनी पावर यहाँ निकलेगी। यहाँ पर अगर पावर कांस्टेंट हो जाए तो उस केस में ये कंडीशन बन के आती है, ठीक है। तो ओम का नियम यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ये कितना सप्लाई कर रहा है कितना निकाल रहा है, यानी कितनी पावर इनपुट है कितनी पावर आउटपुट है, तो दोनों केस में बराबर होती है। तो यहाँ से Vs Is इज इक्वल टू Vp Ip, यानी प्राइमरी से जो जितना पावर जाएगा उतना ही सेकेंडरी में पावर आएगा। तो प्राइमरी में वोल्टेज कितना है हमने अभी निकाला है 22 वोल्ट, धारा कितनी है अभी हमने निकाला है 0.1 इज इक्वल टू Vp कितना है, Vp हमारे पास 220 है, Ip हमको पता नहीं, यही निकालना है। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे Ip इज इक्वल टू कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.01 एम्पियर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर V जो हमने लिखा, वोल्टेज जो लिखा करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये तभी लिखा है जब हमारे पास पावर कांस्टेंट हो। और पावर आदर्श ट्रांसफार्मर होता है, मतलब जितनी पावर देगा, जितनी वोल्टेज जितनी पावर देगा उतनी पावर निकलेगी। तो यहाँ से इनपुट पावर इज इक्वल टू होगा आउटपुट पावर, उस केस में ये बराबर होकर आता है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा। एक इसको भी आंसर मान लेना, ठीक 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ये डायग्राम बना देना, जैसे लिखा है डिट्टो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे नंबर मिलेंगे आपको। बाकी जो थ्योरी का पार्ट है वो आपको करना है अपने हाथ से। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वालिटी अगर ख़राब हो तो आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं इससे सेटिंग में जाके, ठीक है। बाय। देखिए ये क्वेश्चन क्लास 12 का है, फिजिक्स का है, एक बच्चे ने भेजा है टेलीग्राम में। इसमें वैद्युत परिपथ के खिंचाव का प्रथम नियम लिखना है, प्रथम नियम भी लिखना है। उस नियम की सहायता से आपको क्या बताना है कि यहाँ पर कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। एक नियम की सहायता से पोटेंशियल बताना होगा, ये याद रखना है कि एक ही नियम को यूज करना है, ठीक। वैसे किरचॉफ के 2 नियम हैं, पहला है वोल्टेज का नियम, पहला करंट का नियम, दूसरा वोल्टेज का नियम।
तो हम यहाँ पर इसको करंट के नियम से करेंगे, ये याद रखना है, करंट के ही नियम से करना है, वोल्टेज के नियम से नहीं करना है, ठीक। कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट, ये बैटरी का जो नेगेटिव सिरा है और जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी वही कहानी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहाँ से मान लेते हैं I1 करंट निकल के आई, ठीक। यहाँ से कौन सी करंट निकल के आई? I1 करंट निकल के आई है। फिर उसके बाद ये यहाँ पहुँचेगी, ये भी I1 यहाँ रहेगी, और यहाँ से करंट हम निकाल लेते हैं। यहाँ से करंट कौन सी है? यहाँ हमारे पास I2 है, ये आगे मूव करेगी, यहाँ पर भी I2 रहेगी और यहाँ पर भी I2 रहेगी। ये मान लेते हैं यहाँ पर जो करंट जा रही है वो I3 है। ये बात समझ में आई? इस जंक्शन पे देखा जाए, इस पॉइंट पे देखा जाए तो एक करंट I1 आ रही है, एक करंट I2 आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो जंक्शन किया है वो I3 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको इस नियम की सहायता से, यानी जो किरचॉफ का प्रथम नियम है जो कि करंट का नियम है, उसी से करना है। दोनों नियम का यूज नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसको करंट के नियम से ही करना है, इस वजह से हमने यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है KCL के अनुसार, KCL के अनुसार मतलब है यहाँ पर K का मतलब है किरचॉफ, C का मतलब है करंट, और लॉ का L का मतलब है लॉ के अनुसार किसी जंक्शन पे, किसी पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट पे आने वाली करंट और जाने वाली करंट आपस में बराबर होती हैं। यानी I3 देखो, I1 जो है नीचे की ओर आ रहा है, सॉरी I3 नीचे आ रहा है, इस पॉइंट से दूर जा रहा है, I1 इस पॉइंट की तरफ जा रहा है और I2 भी इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, समझ गए? एक इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब हमारे पास काम क्या है कि ये इक्वेशन हो गई, अब हमें निकालना होगा यहाँ से I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू। I1 और I2 की वैल्यू जब मिल जाएगी तो उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा? हमारे पास निकल आएगा वोल्टेज, ठीक, जो भी पूछा गया है, जो कि चलो इतना तो हमने कर लिया। अब हमें इसमें निकालना होगा वोल्टेज। अब इसमें करंट निकालनी होगी, I1 निकालने के लिए। I1 निकालने के लिए हम इसको लूप का यूज कर लेते हैं। एक लूप ये हो गई और एक लूप ये हमारे पास हो गई। इस लूप पे हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट किया है। लूप फर्स्ट, इस लूप पे क्लॉकवाइज चलेंगे। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम यूज कर लेते हैं किरचॉफ का जो सेकंड नियम है उसका यूज कर लेते हैं, जिससे करंट निकालने जिससे आसानी रहे, ठीक है। तो इसमें किरचॉफ के सेकंड नियम का यूज कर लेते हैं। इसमें उसने क्या बताया था, उसने बताया था कि अगर हम क्लॉकवाइज मूव करते हैं, यानी जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसके हिसाब से अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी जैसे हमारे पास ये करंट जा रही है, ठीक, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमने मूवमेंट जो किया है क्लॉकवाइज किया है। अगर मूवमेंट और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है तो पॉजिटिव ले लेते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है पॉजिटिव या नेगेटिव है, एजम्पशन आपके ऊपर है। तो हमने यहाँ एजम्पशन कर लिया है कि जब हमारी डायरेक्शन यानी क्लॉक जो मूवमेंट की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो पॉजिटिव लेंगे, नहीं तो नेगेटिव लेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर I1, ये करंट ऊपर जा रही है और हम भी ऐसे मूव करके ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक। अब ऊपर पहुँचो, यहाँ पर तो कुछ है नहीं, अब यहाँ पे आ जाओ, ये हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, नीचे I3, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं ना, और यहाँ पर क्या है? 2 ओम। अब ऐसे आओ, जब मूव करके हम ऐसे आते हैं, ऐसे आएंगे तो बैटरी का जो सिरा हमको मिलेगा वो लिया जाएगा। बैटरी का कौन सा सिरा मिला? नेगेटिव, बराबर क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से हमारे पास क्या है? I1, I3 की जगह ये लिख दो और 2 से मल्टीप्लाई, I3 की जगह ये लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2I1 2I3 सॉरी 2I2 बराबर 3। सॉल्व करके लाएंगे तो 3I1 प्लस 2I2 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। यहाँ से I1 और I2 निकालना है। दूसरी लूप पे आ जाओ, लूप सेकंड। इसमें भी हम क्या करते हैं?
क्लॉकवाइज मूव कर लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी कर लें, हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लेते हैं, ठीक, ऐसे मूव कर रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो I2 कितना रेजिस्टेंस है, 1 ओम का है। ये फिर ऐसे मूव करके यहाँ है, हमारे चलने की डायरेक्शन ऐसे है और ऐसे है, ठीक, ऐसे है ना, सेम डायरेक्शन में है। अब यहाँ पे I3 की जगह सीधे ही लिख देते हैं I1 प्लस I2, और कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम का है। फिर उसके बाद देखो ऐसे मूव करके आए, बैटरी का कौन सा सिरा आया, जब मूव करके ऐसे आए तो निगेटिव, यानी 2 बराबर 0। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 2I1, ठीक, प्लस 2I1 हुआ 3I2 इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेना है। इन दोनों को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू निकाल लेना है। इसमें रखोगे तो I3 की वैल्यू निकल आएगी, ठीक। देखो इसमें देखो इक्वेशन 2 में हम क्या करें, I3 को हटाना चाहते हैं, इससे I3 हटाना चाहते हैं, तो इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और इक्वेशन 3 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका है। इस वाली इक्वेशन से हमें I3 हटाना है और इससे I2 और I2 इससे हटाना है, दोनों इक्वेशन से। तो क्या करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9I1, ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 6I2, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। अब इसको देख लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 4I1, फिर कितना आ जाएगा 6I2, फिर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कितना बचेगा 5I1, यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा 5। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो I1 है वो कितना आया है, 1 एम्पियर, कितना आया 1 एम्पियर। I1 की वैल्यू निकल आई है, I2 को निकालने के लिए किसी एक समीकरण से यूज कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से I1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ रखोगे 3 आएगा, यहाँ प्लस 2I2, इसमें रख दिए हैं I1 की वैल्यू 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सीधे लिख दिए, इज इक्वल टू 3 से 3 कट गया, यहाँ से I2 कितना बचा 0, I2 कितना बचा 0, यानी इसलिए समीकरण नंबर, कौन सा समीकरण है, फर्स्ट, I3 कितना आ जाएगा, I1 1 आया, I2 0 आया, यानी 1 एम्पियर आ गया। I3 कितना आ चुका है, 1 एम्पियर। जब 1 एम्पियर आ चुका है तो हमें क्या करना है, अब इस I3 की वैल्यू को उठा के इसमें रख देना है, तो हमारे पास वोल्टेज निकल आएगा। यहाँ पे देखो ओम के नियम से, ओम के नियम से 2 ओम के प्रतिरोध में धारा, ठीक, इसको सॉरी वोल्टेज, ठीक, विभव या विभवांतर या वोल्टेज, इस पर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 ओम का है, तो ये क्या है, V इक्वल टू होता है IR, इसका नहीं यूज करना है, V, ये V निकालना है हमें, I कितना है, I3 है, R की जगह 2 है, I3 कितना निकाली 1 एम्पियर, ये कितना है 2, यानी 2 वोल्ट, जो वोल्टेज निकला 2 वोल्ट का, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यही निकालना था, ठीक है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉजिक से लगा लो, देख लो। चलो बाय, टेक केयर, अगला क्वेश्चन कराएंगे अगले लेक्चर में, बाय। देखिए क्वेश्चन टेलीग्राम में आया था, एक बच्चे ने भेजा था, थ्योरी का क्वेश्चन है, देख लो 3 नंबर का है। इसमें E1 और E2 दो हमारे वैद्युत वाहक सेल हैं, इनके आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R1 और R2 है।
इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम को पैरेलल क्रम भी कहा जाता है, पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। इसके बाद इनके जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका जो इक्विवेलेंट वैद्युत वाहक बल निकलता है, तुल्य वैद्युत वाहक बल निकलता है, उसका सूत्र प्राप्त करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन 2025 में आया था। कौन से सेट का है ये कंफर्म नहीं है क्योंकि बच्चे ने भेजा है। ठीक, देखो इसमें क्या है, सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सेल लगाते हैं। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? R1। ये हमारा E1 है, इसका रेजिस्टेंस जो है वो R1 है। एक दूसरा सेल लगाते हैं, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R2 है। क्या है? R2 है। और जो इसका विद्युत वाहक बल है वो E2 है। ये हमारा क्या है? R2 है। ठीक है, ये दो सेल हैं, ये दोनों समांतर क्रम में लगाए गए हैं। किसमें लगाए गए हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में एक बात इंपॉर्टेंट होती है, समांतर क्रम में कोई भी सीरीज लगी होती है, कोई भी सेल लगे होते हैं, तो इनका जो वोल्टेज होता है, जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। यानी इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, सबका पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है तो जब सेम होगा तो यहाँ पर हम एक लगा देते हैं पोटेंशियल। ये एक पोटेंशियल लगा देते हैं, मान लेते हैं ये पोटेंशियल लगा है, क्योंकि पैरेलल क्रम में जितना पोटेंशियल इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। ठीक, इस पोटेंशियल का जो पोटेंशियल है वो हम वोल्टेज मान लेते हैं V है। क्या है? V वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है। समझ गए? V वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है। ये बात समझ में आनी चाहिए, इसमें V वोल्ट का पोटेंशियल लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, जो पहला सेल था, देखो जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो हमेशा क्या होता है? बैटरी का पॉजिटिव सिरा होता है और ये निगेटिव होता है। यहाँ पर ये बड़ी लाइन है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि हम कैसे लगाए हैं, हम हो सकता था बैटरी को ऐसे ही एडजस्ट कर देते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस होता है जिससे हमको ये पता है यहाँ से एक करंट निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, दोनों करंट यहाँ पर जाएंगे। ये याद, मतलब एक सीक्वेंस है। बाकी इसका बैटरी का पॉजिटिव सिरा इधर भी लगा सकते हो, बस वो माइनस हो जाती जो ज़्यादा होती, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक, तो यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है जिसका कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ से पहले सेल से हमारे पास ये जो सेल है, पहला सेल को हमेशा लगा दें। इस पहले सेल से हमारे पास एक करंट निकलती है जिसको हम लोग I1 मान लेते हैं। ठीक है, वो करंट यहाँ पर आएगी, फिर वो करंट अंदर जाएगी। ठीक, एक करंट हमारे पास E2 सेल से निकलेगी, वो यहाँ पर हमारे पास I2 है और वो यहाँ आएगी। ठीक है, मान लेते हैं जो करंट हमारे पास V वोल्टेज पे जा रही है वो I है। क्या है? I वोल्ट करंट जा रही है। ठीक है ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास I करंट जा रही है। तो I की वैल्यू क्या होगी? एक करंट हमारे पास यहाँ से आई है इस सेल से, एक करंट हमारे पास यहाँ से आई है, यानी ये करंट हमारे पास क्या है? इन दोनों का सम है। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? कि हमारे पास जो I है वो क्या है? I1 है प्लस I2। ये किरचॉफ के नियम से भी कह सकते हो, बाकी ये हमें याद होना चाहिए। ठीक, याद क्या होना चाहिए? दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम भी लगाओगे। किरचॉफ का पहले नियम क्या कहता है? किसी भी जंक्शन में आने वाली करंट और उस पॉइंट से जाने वाली करंट दोनों बराबर होती हैं। तो यहाँ पर I1 आ रही है, यहाँ से I2 आ रही है और ये I बाहर जा रही है, तो ये जो होगी इन दोनों का सम होगी। ये दो, इस पॉइंट पे देखा जाए अगर, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे I1 करंट यहाँ से आ रही है, ये I1 है हमारे पास, और I2 यहाँ से आ रही है, और ये जो I करंट है वो बाहर जा रही है, तो आने वाली करंट बराबर होगी जाने वाली करंट। तो हमारे पास I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो E होता है, फार्मूला हमें पता होना चाहिए, वो क्या होता है? वोल्टेज प्लस करंट और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारे पास होता है जो EMF होता है, EMF जो होता है वो वोल्टेज प्लस उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमें याद होना चाहिए और ये याद भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास अगर पहले सेल की बात करेंगे तो यहाँ पर EMF E1 हो जाएगा, वोल्टेज दोनों में सेम है वो सेम रहेगा, करंट I1 हो जाएगी और रेजिस्टेंस R1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हो? पहले सेल के लिए, पहले सेल के लिए
पहले सेल के लिए करोगे तो यहाँ से E1 इज इक्वल टू क्या होगा V, क्योंकि ये सब में सेम रहेगा वोल्टेज, प्लस I1 और ये R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो I1 की जो वैल्यू निकालोगे तो I1 जो निकलेगा, ये वोल्टेज इधर ले आओ, E1 माइनस V, और यहाँ से R1 से डिवाइड कर दो, तो ये हमारे पास I1 निकल आएगा। ऐसे ही दूसरे सेल के लिए, दूसरे सेल के लिए अब जब दूसरे सेल की बात करोगे तो दूसरा सेल हमारे पास क्या है? E2 है, और यहाँ से V प्लस I2 और R2, तो यहाँ से भी हम निकाल सकते हो I2 की जो वैल्यू निकल आएगी, इसको अरेंज करने के बाद वो क्या आएगा? E2 माइनस V डिवाइड बाई R2। ये समझ में आ गया? ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, पहले इससे निकाल लिया, I1 निकाला हमने, कैसे निकाला? इसको इधर भेज दिए तो घट गया, और ये R1 जो था उससे डिवाइड कर दिया। सेम प्रोसेस इसमें कर लिए, इसको अरेंज करके हमने निकाल लिया। ठीक, अब देखो, अगर इसके इक्विवेलेंट को हम मान लेते हैं, इक्विवेलेंट के लिए तुल सेल के लिए, तुल सेल के लिए करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? ई इक्विवेलेंट लिख दो, इंग्लिश में इक्विवेलेंट, तुल को इक्विवेलेंट कहा जाता है, इज इक्वल टू V रहेगा, और यहाँ पर करंट जो है इक्विवेलेंट के लिए, जो करंट है वो क्या होगी हमारे पास? I हो जाएगी, I, और यहाँ पर क्या होगा? R इक्विवेलेंट। क्या हो जाएगा? I हो जाएगी, क्योंकि टोटल करंट कितनी है? I है ना, इन दोनों का सम है, तो वही हमारे पास इक्विवेलेंट पे आ जाएगी। तो यहाँ से अरेंज करोगे, जब यहाँ से अरेंज करोगे तो यहाँ से I की वैल्यू रख सकते हो। ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट माइनस, दिख रहा है ना यहाँ पे, V, और डिवाइड किससे करोगे? दिख रहा है यहाँ पे कि नहीं? भी दिख जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? R इक्विवेलेंट। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर मान सकते हो सेकंड, ये इक्वेशन नंबर मान सकते हो थर्ड, ये इक्वेशन नंबर मान सकते हो फोर्थ। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सेकंड, थर्ड और फोर्थ से वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी है। ठीक है, चलो लिखोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 से I1, I2 और I3 की वैल्यू I3 रखने पर, ठीक है, रखते हैं। जब इसमें रखोगे तो यहाँ से आई, पहले तो देखो क्या है, I की जगह क्या है, ये रख दो, इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट। अब इसमें आओ, यहाँ पर इज इक्वल टू I1 की वैल्यू रखो, E1 माइनस V डिवाइड बाई R1, प्लस I2 की वैल्यू रख दो, E2 डिवाइड बाई R2, ठीक है, माइनस V है। ये हमने अरेंज कर दिया, वैल्यू उठा के हमने पुट कर दी, जो वैल्यू थी वो हमने सब रख दिया। अब हमें अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब है कि हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, सबको अलग अलग ले लेते हैं, एलसीएम हटा देते हैं। V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, ये को हमने क्या किया, एलसीएम हटा दिया, सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया, इसको इसके साथ, ऐसे हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे तो सेम आ जाएगा, तो यही काम इसमें करना है। E1 R1 माइनस V R1 प्लस E2 R2 माइनस V R2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको अरेंज कर लेना है, इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से E1 वाला अलग पार्ट ले लो, E1 R1 प्लस E2
R2। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और V भी कॉमन ले लो। इन दोनों में माइनस कॉमन ले लिया और V कॉमन ले लिया, इसमें और इसमें। तो यहाँ से क्या बचेगा 1/R1, यहाँ बचेगा प्लस 1/R2। ठीक ये बचा। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करने से पहले एक बात और देख लो, क्या दिखा देते हैं, E इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट माइनस V डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लो पहले, E1 R2 प्लस E2 R1, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पर क्या बचेगा R1 R2 बचेगा, यहाँ माइनस ये V है हमारे पास, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट। कैसे हो जाएगा, बिकॉज ये लिख दो, जब भी हमारे पास दो रेजिस्टेंस होते हैं, दोनों पैरेलल में होते हैं, तो उनके लिए जो R इक्विवेलेंट निकलता है, R इक्विवेलेंट निकलता है, वो क्या निकलता है 1/R1 प्लस 1/R2, ये निकलता है। तो ये वैल्यू में रख दी। इसी को और अरेंज कर सकते हो, यहाँ से R इक्विवेलेंट जब निकालना है, अभी दिखेगा इधर, तो जैसे एलसीएम ले लेते हैं हम, एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा R2 प्लस R1, देख रहे हो यहाँ पे, डिवाइड बाई R1 R2। तो यहाँ से अगर R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो क्या निकल के आएगा R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। तो ये दो फार्मूले हमारे, मतलब फार्मूले क्या है, ये सीक्वेंस होता है, ये याद करने का। तो ये हमें याद होना चाहिए कि 1/R इक्विवेलेंट जो निकलता है, याद क्या होना चाहिए, होता ही अगर दो पैरेलल होते हैं तो ये, तो इसका हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, यानी 1/R इक्विवेलेंट की जगह हम ये, अगर ये हमारे पास दिया हुआ है ये पूरा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट, तो वही हमने लिख दिया यहाँ पर, समझ गया ना, इस वाले की जगह पे हमने ये लिख दिया है। ठीक, अब जब ये लिख दिए हैं तो यहाँ से ये माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों इक्वल में है, आपस में कट गए। अब देखो, अब हमारे पास क्या बचा, E इक्विवेलेंट जो कि हमें निकालना है इज इक्वल टू, ये वाला जो R इक्विवेलेंट है इधर मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले क्या लिख देते हैं E1 R2 प्लस E2 R1, डिवाइड करना होगा R1 R2 से। और ये जो R इक्विवेलेंट है, उस R इक्विवेलेंट की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई होगा ना इस तरफ, इसकी हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो लिख दो, क्या आएगा R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। अब ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आपस में कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा R1 प्लस R2। यही हमारा फार्मूला है इक्विवेलेंट का, यही हमें निकालना था, जो कि निकल आया। दो सेल हो, तीन सेल हो, कितने भी सेल हो, उस हिसाब से हमें अरेंज कर लेना है और ऐसे ही सॉल्व करना है। फिलहाल दो सेल के लिए पूछा गया है, तीन का होता तो फिर दूसरा के कहानी ऐसे ही बनती है जैसे ही बन के आया है। ठीक है, इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा फार्मूला है, सूत्र है, सूत्र है ये हमें याद भी रखना है, अगर न्यूमेरिकल कहीं आता है तो ये हमारा सूत्र है। ठीक, इसका यूज कर सकते हो, बाकी करने का जो प्रोसेस है वही सामने है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब इसके बाद दो हो, तीन हो, चार हो, कैसे भी हो, यही प्रोसेस से लगा के सारी वैल्यू निकाल के ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और बाकी अपना सपोर्ट दो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। ठीक, बाय, टेक केयर, स्क्रीनशॉट ले लो, बाय। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट है और पेपर कोड है JV 346 2025 का पेपर है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में एक नंबर आपको इसके मिलेंगे, धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, एवं गतिशीलता को परिभाषित करना है। इन दोनों की परिभाषा लिखोगे तो एक नंबर मिलेगा, बाकी 4 नंबर न्यूमेरिकल के हैं। ठीक, न्यूमेरिकल पोर्शन में क्या बोला गया है, इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास 1 मीटर लंबा धात्विक चालक है, तो 1 मीटर लंबा बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास धात्विक चालक मान लेते हैं, 1 मीटर लंबा है, लेंथ इसकी कितनी है 1 मीटर।
जो कि L है। इसको क्या किया जाता है कि बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। जिस बैटरी से कनेक्ट किया गया है उस बैटरी का वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट है। ठीक, इसके बाद इसमें बताया जा रहा है जो ये चालक है इसमें 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको कहा जा रहा है चालक में इलेक्ट्रॉन घनत्व, यानी 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या दी गई है 5 × 10⁻24 पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, n से। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे ही करके 552 5 × 10⁻24 मीटर क्यूब है। ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मूव करेगा। जब बैटरी हमने ऐसे कनेक्ट की, बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव, तो करंट ऐसे जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा। इसमें क्या होगा, इसके अंदर इस धात्विक क्षण में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इन्हीं को जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जितनी स्पीड से, इसी स्पीड को कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको अपवाह वेग भी कहा जाता है। हिंदी में अपवाह वेग, इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है क्या होता है, एन ई वी डी, वी डी का मतलब है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये फार्मूला है, इसी फार्मूले का यूज करना है। यहाँ से अगर हम वी डी निकाल लें तो कितना निकल आएगा, सिग्मा ई डिवाइड बाई एन ई। अब यहाँ पे समझो क्या 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 चीज़ है। सिग्मा हमारे पास क्या है, सिग्मा हमारे पास है चालकता, चालकता, चालकता है। क्या है, सिग्मा हमारे पास चालकता है, जिसको हम लोग 1/रो से लिख सकते हैं। रो क्या है, रो हमारे पास है, रो हमारे पास प्रतिरोधकता है। क्या है, रो हमारे पास जो है प्रतिरोधकता, इसकी वैल्यू दी गई है। प्रतिरोधकता कितनी है, यानी रो की वैल्यू दी गई है इंटू 10⁻⁻8। ठीक, ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, प्रतिरोधकता। तो यहाँ से हम सिग्मा निकाल सकते हैं। सिग्मा कितना निकल आएगा, 1/50 इंटू 10⁻⁻8। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक पावर कम कर दो, 10⁻6 कैसे बची, यहाँ पर 8 है, एक ये हट जाएगा, 7 बचेंगी, एक ये लिख दिया और 6 लिख दिए, डिवाइड बाई 5 कितना बचा, 2 × 10⁻6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास निकल आया। अब हमें क्या है, अब हमारे पास ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वोल्टेज डिवाइड बाई लेंथ, 1 मीटर का कंडक्टिंग है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 1 यानी 4 वोल्ट पर मीटर। तो ये भी निकल आया। अब हमारे पास क्या बचा, सिग्मा निकाल चुका हूँ, ये आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। एन क्या है, हमने बताया कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है पर मीटर क्यूब में, तो एन की वैल्यू दी गई है, कितना है 5 × 10⁻24। ये हमारे पास एन दिया गया है पर मीटर क्यूब के लिए। सारी वैल्यू पुट करो, आंसर निकल आएगा। ठीक है, सिंपल सा है, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। चलो इसको यहाँ पर Vd जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू ये हमने निकाली है 2 × 10 की पावर, यहाँ पर लाइट तो नहीं, 6 है। ठीक है, ई अभी हमने निकाला है, नीचे कितना आया है 4, नीचे आ जाओ। एन की वैल्यू कितनी है 5 × 10 की पावर 24 है। ठीक है,
ई क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, जो कि पेपर में भी दिया होता है, बाकी हमें याद होना चाहिए। कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास वी डी, ये पावर कितनी है 6 है, ये हमारे पास 24 है, 24 प्लस की है 19 माइनस की है, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 हो जाएगा, और ये इसका मल्टीप्लाई करोगे ये भी 8 हो जाएगा। पावर कितनी बची 6 यहाँ पर है 10⁻6, और ऊपर नीचे कितना है 10⁻5, कितना बचेगा, काटोगे तो 10 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई वी डी, कितना आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आंसर है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जिस स्पीड से, वो स्पीड हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड की है। इसको देख लो, जब वो ये डायग्राम बना दोगे तो इससे ये आइडिया हो जाएगा कि आपको प्रॉपर क्वेश्चन आता है। बाकी लगाना इस फार्मूले पे ही, सारी वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। चालकता का मतलब है, देखो रो जो है वो क्या है, प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रॉन को मूव करने से रोकना, और जो सिग्मा है वो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए फोर्स करना। तो चालकता और प्रतिरोधकता एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं, यानी जितनी प्रतिरोधकता कम होगी उतनी चालकता ज़्यादा होगी, और ये जितना ज़्यादा होगा वो इतना कम होगा। ठीक, ये रिलेशन भी याद होना चाहिए। इसको देख लो, समझ लो, ये डायग्राम बना दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी अगर ये फार्मूला लगा के करोगे तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको। बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, ठीक है, और कोड है 346 जेवी। इसमें क्या है, हमें P और Q में कितना पोटेंशियल है ये बताना है, यानी P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है ये बताना है, और Q पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है ये बताना है। ठीक है, ये डायग्राम दिया गया है, 20 वोल्ट की बैटरी लगी है ये भी बताया गया है। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। एक बात याद रखना, ये जो पॉइंट O है, ये जो सिंबल बना है, ये सिंबल ये बताता है कि पॉइंट O को जमीन से कनेक्ट कर दिया गया है। समझ रहे बात को, ये सिंबल अगर कहीं बना होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पॉइंट जो है वो ग्राउंड के संपर्क में है। ऐसा लिखा भी हुआ है कि हमारे पास बिंदु O वो संपर्कित है, यानी जमीन के संपर्क में है। ये बात याद रखनी है। ठीक, यहाँ पर 4 कैपेसिटर लगे हैं, 1 2 3 4। ये चारों के चारों किसमें है, सीरीज में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं, सीरीज। तो सबसे पहले हम इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे। दूसरी बात, जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो इनमें जो चार्ज होता है, चार्ज सेम होता है, और जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग होता है। बात समझे, जब भी ये सीरीज में लगे हों तो सीरीज में चार्ज जो होता है, आवेश, वो सेम होता है, जबकि पोटेंशियल जो होता है वो अलग अलग होता है। इसका पोटेंशियल अलग, इसका अलग, इसका अलग। ठीक है, चलो सबसे पहले सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। सी इक्विवेलेंट का मतलब है तुल संधारित्र, तुल संधारित्र। ठीक है, तुल संधारित्र निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे तुल संधारित्र को? तुल संधारित्र के लिए क्या बताओगे कि सी सी एंड सी, ये चारों श्रेणी क्रम में है, यानी जितने भी संधारित्र लगे हैं सब सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका जब देखो कैपेसिटर जो लगा होता है उसका सीरीज का होता है 1/c के इक्वल में, जबकि अगर रेजिस्टेंस होता है तो सीधे ऐड कर दिया जाता है। इसमें ऐड करोगे तो क्या लगेगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c। एलसीएम कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, 1 2 3 4, ऊपर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये पता चला कि जो तुल संधारित्र आ रहा है वो C/4 है। क्या है, C/4 है। ठीक, अब देखो, अब इसका क्या करना है, आवेश निकालना है। आवेश
आवेश को हम लोग क्यू से लिख देते हैं। एक लाइन ये लिख दो, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, ठीक है। आवेश समान होता है, क्यू आवेश श्रेणी क्रम में है, ये समान होता है, ठीक। तो जब आवेश समान होता है तो आवेश के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है सी वी। क्या होता है, सी वी होता है। यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू सी की जगह लिखोगे सी इक्विवेलेंट, और जो वोल्टेज है 20 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सी इक्विवेलेंट कितना आया, C/4, वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट का, बैटरी लगी हुई है, इसी से निकलेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारे पास आवेश है, जो हमारे पास आवेश है वो कितना है, कूलाम है, कूलाम 5C कूलाम है। क्या है, इस पे जो आवेश है वो 5C कूलाम है, समझ गए। अब हमें क्या निकालना है, तो देखो हमने ये बताया कि जब भी बात आती है तो ये जो आवेश निकला 5C कूलाम, ये इसमें भी यही होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। क्यों होगा, क्योंकि ये सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट है। अब एक पॉइंट पे वोल्टेज निकाल लेते हैं, यहाँ पर वोल्टेज निकाल लेते हैं अलग, यहाँ का अलग निकलेगा, ठीक, यहाँ का अलग निकलेगा। तो ये वोल्टेज से ये ऐसे यहाँ पर निकलेगा, ठीक, ये वोल्टेज निकलेगा। सब पे वोल्टेज समान होगा, क्यों, देखो इसका वोल्टेज, इसका, यानी जो यहाँ निकलेगा वही यहाँ पे आएगा। अलग अलग वोल्टेज होगा लेकिन इसका वोल्टेज, इसका सबका सेम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर सबका कैपेसिटर सेम है, संधारित्र सेम है, इस वजह से इनका वोल्टेज सेम आएगा, समझ गए। तो 4 है तो इनमें वोल्टेज हो जाएगा, वोल्टेज विभव निकालोगे तो कितना आएगा, जैसे हम इसका V1 मान लेते हैं, इसका V2 मान लेते हैं, इसका V3 मान लेते हैं, इसका V4 मान लेते हैं। तो V1 निकालोगे, चार्ज कितना जाएगा, चार्ज यही वाला चार्ज जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, V1 जब निकालना है तो चार्ज डिवाइड बाई C1 की वैल्यू ये है, चार्ज कितना निकला है 5 से निकला है, काट दो, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही V2 निकाल लो, जब V2 निकालोगे कितना आएगा, Q डिवाइड बाई C2, Q की वैल्यू 5C है और C2 की वैल्यू कितनी है, ये भी C है, कितना आ जाएगा 5 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या पता चला, इसका मतलब पता चला V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4, ये सब आ जाएंगे 5 वोल्ट आ जाएंगे, ठीक। लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे ये पूछा है कि इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है और इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज है, विभव है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो दिया हुआ है O, ये हमारा मतलब जमीन से संपर्क में है। जब कोई भी चीज जमीन के संपर्क में होती है तो वहां पर वोल्टेज जो होता है 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो लिख दो, ये बिंदु O भू संपर्कित है, भू संपर्कित है, इसलिए क्या होगा, जो वोल्टेज O पे होगा वो 0 होगा, विभव 0 वोल्ट होगा। अब हमें क्या करना है, एक वोल्टेज निकालना है VPO, ये कितना आएगा, वोल्टेज ऑफ O माइनस वोल्टेज ऑफ P। अब देखो यहाँ पर एक ये है, एक ये है, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है V1 है और V2 है, दो है, तो V1 प्लस V2, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, माइनस के साथ V1 प्लस V2, दो वोल्टेज है ना यहाँ पर इस पॉइंट तक। तो यहाँ से हमारे पास जो VP आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 × 5, यानी 5 + 5 कितना हो जाएगा
5 + 5 बराबर माइनस का 10 वोल्ट। ठीक, तो वीपी हमारे पास आ गया माइनस का 10 वोल्ट। अब ऐसे ही इसको निकाल लो, वी ओ क्यू, ये निकालोगे तो वी क्यू माइनस वी ओ। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक है, एक ये है, V3 + V4 माइनस 0। अब यहाँ से VQ कितना आ जाएगा, 5 + 5 बराबर 10 वोल्ट। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। देख लो, समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब लाइन लिख दी जिससे आपको याद रहे कि कैसे क्या हुआ है। सबसे पहले हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी कैपेसिटर सीरीज में लगे होते हैं तो उस केस में आवेश सेम होता है, यानी ये जो चार्ज निकला है ये इसमें सब में सेम होगा फिलहाल, और वोल्टेज अलग अलग होता है। लेकिन ये कैपेसिटर ये सब इक्वल है, इसलिए जो क्वांटिटी वोल्टेज की यहाँ होगी वो यहाँ होगी, वो यहाँ होगी, वो यहाँ होगी, ये याद रखना है। अब हमसे पूछा गया था पॉइंट पी पे कितना वोल्टेज है, उसके लिए एक हिंट दिया गया था कि जो हमारे पास ओ पॉइंट है वो ग्राउंड के संपर्क में है, इससे हमने निकाल लिया। ठीक, इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आ रहा हो तो लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुंचाओ। कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आके पूछ सकते हो। ठीक, चलो बाय।